to all of you. This is Saji sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने मुगल एम्पायर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम जहांगीर से लेके औरंगजेब तक, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे कि हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, 1605 में अकबर का देहांत हो जाता है। उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं सलीम, जो कि बचपन में उनको सलीम पुकारा जाता है, जिनको जहांगीर की उपाधि मिली थी। इनकी रूलिंग ईयर होती है 1605 से लेके 1627 तक। ये बहुत ही महान योद्धा होते हैं। इनकी रूलिंग में कहा जाता है कि इनको कहा जाता था कि ये किंग ऑफ जस्टिस है, न्याय का राजा। इनके दरबार में एक चेन हुआ करती थी, जिसको भी वो घंटे को जो बजाता था, उनको डायरेक्टली राजा से मिलने का मौका मिलता था। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके दरबार में कोई भी ऐसा गरीब नहीं था जिनके साथ जुल्म हुआ। ये बिल्कुल गरीबों को अपने गले लगाते थे और हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। और इनके बारे में जो ज्यादा कहा जाता है और जहांगीर के बारे में, वो ये है कि इन्होंने सिखों के 5वें गुरु देव अर्जुन को सूली पे लटकाया था, क्योंकि कहा जाता है कि देव अर्जुन ही थे जिन्होंने इनके जो भाई थे खुसरो, उनको भटकाया था उनके अगेंस्ट में। वो खुसरो को भी सलाखों के पीछे डालते हैं और उनको सूली पर चढ़ा देते हैं। जहांगीर का, जैसा आपको सबको पता है, उनका निकाह होता है मेहरुन्निसा से, जिनको इन्होंने नूरजहां की उपाधि दी थी, जिसको अनारकली भी कहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा सलीम और अनारकली की जोड़ी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था तुझके जहांगीरी, जिसको इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। अब आता है वो वक्त जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के दरवाजे खटखटाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से भेजा जाता है एम्बेसडर को, जिसका नाम होता है सर विलियम चार्ल्स। सर विलियम चार्ल्स आते हैं और जहांगीर से मुलाकात करते हैं सन 1608 में। उसी वक्त जहांगीर जैसा सुनते हैं, वो ट्रेड के लिए यहां पर आए हुए हैं, वो उल्टे पैर उनको भगा देते हैं। ये जैसा सुनते हैं अंग्रेज, फिर वो 1615 में सर थॉमस रॉय को भेजते हैं सन 1615 में। ये जैसा वाकया होता है, सर थॉमस रॉ आते हैं कुछ गिफ्ट के साथ, ताकि जहांगीर कुछ ड्रिंक की आदत में भी लग जाते हैं, शराब नोशी में लग जाते हैं, काफी सारे साल से बीमार रहते हैं। तब थॉमस रॉ 1615 में आते हैं, आकर इनको काफी सारे गिफ्ट देते हैं और इनके सामने भीख मांगते हैं कि वो अपनी एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इंडिया में। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी वजह थी कि अंग्रेज यहां पर अपनी एक आउटलेट, एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे? क्योंकि उस वक्त इंडिया को कहा जाता था सोने की चिड़िया। कोहिनूर हीरे से लेके बहुत सारी चीजें हमारे पास यहां पर मौजूद थी। कहा जाता है कि इंडियंस के अलावा सारे दुनिया के जितने भी दूसरे कंट्रीज है, उनको इंडिया की अहमियत मालूम थी। पोर्चुगीज, डच ऑलरेडी यहां पर मौजूद थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहां पर आने की कोशिश की, क्योंकि उनको यहां पर ट्रेड करना था। और वो ट्रेड कौन सा था? ब्लैक पेपर का, जिससे हम जो है ना काली मिर्च कहते हैं, मसालों का ये ट्रेड करना चाहते थे। कॉटन, सिल्क वगैरह ये भी यहां से कम दामों में लेके ब्रिटिश में महंगे दामों में बेचना चाहते थे। तो ये उनका मकसद था यहां पर आने का। और फाइनली जो जहांगीर होते हैं, इनको परमिशन दे देते हैं, बट कुछ एक्सक्लूसिव एरिया में ही, जैसा कि गुजरात हो गया, आंध्रा हो गया, कुछ एक्सक्लूसिव एरिया में ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं। इसके बाद सन 1628 में इनका देहांत होता है। इसके बाद गद्दी पे विराजमान होते हैं शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहते हैं बचपन में। शाहजहां आते हैं, वो 1628 से लेके 1658 तक 30 साल वो राज करते हैं मुगल एम्पायर की गद्दी पे। इस 30 साल में काफी सारी जंग वो लड़ते हैं। जैसा कहा जाता है कि जहांगीर के पीरियड को कहा गया एन एरा ऑफ पेंटिंग, मतलब चित्रकारी अपने चरम पे कब थी पूछा जाए, अगर आपसे सवाल किया जाए, तो वो जहांगीर के पीरियड में थी, क्योंकि काफी सारी चीजों को पेंटिंग्स में एक्सप्रेस किया जाता था। इसके बाद जब शाहजहां आए, तो उनके दौर को कहा गया एन एरा ऑफ या गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। काफी सारे बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स इनके दौर में बने। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने जो शाहजहानाबाद था, उसकी स्थापना की, जो कि आज के टाइम में ओल्ड दिल्ली हो या फिर दिल्ली 6, इस एरिया का नाम शाहजहानाबाद था। और
ये हुबली रिवर जो कि पोर्चुगीज ऑलरेडी उस पर कब्जा कर चुके होते हैं, उसको मारकर भगाकर वो फिर से हुबली रिवर फिर से वापस लेते हैं। इसके बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स की अगर हम बात करें तो सब में पहला मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है तके ताउस, जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मली राजाओं की गद्दी हुआ करती थी। उसी पे कोहिनूर हीरा जड़ा था, जो कि कहते हैं आगे चल के अंग्रेज इस हीरे को लेके भाग जाते हैं, मतलब चुरा लेते हैं इस हीरे को। इन्होंने सन 1635 में इसकी स्थापना की। कहते हैं कि तके ताउस की ही कीमत ताजमहल से भी ज्यादा महंगी थी। इसके बाद इन्होंने मोती मस्जिद बनाया, नगीना मस्जिद बनाया। इसके बाद ये एस्टैब्लिश करते हैं 1631 में ताजमहल, जो कि आज भी 7 वंडर्स में इसका नाम आता है। ताजमहल इन्होंने क्यों बनाया? शाहजहां की बीवी का नाम था मुमताज। जैसा ही मुमताज का इंतकाल होता, तब शाहजहां उनकी याद में 1631 में फाउंडेशन स्टोन रखते ताजमहल का, और कहा जाता है तकरीबन 50,000 लेबर्स उसमें लगे, 1,000 हाथी लगे। और उसमें जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे 2 आर्किटेक्ट, जिसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान। इन्हीं 2 आर्किटेक्चर्स के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, ताकि फिर ऐसा ताजमहल फिर ना बने, और तकरीबन इसको बनने 22 साल लगे। इसके बाद इन्होंने बनाया दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, मोती मस्जिद, इसी तरह काफी सारे बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स की इन्होंने स्थापना की। इसलिए इनको कहा जाता था एक इंजीनियर मुगल। इनका इंतकाल होता है 1658 में, 1658 में। इसके बाद गद्दी पे विराजमान होते हैं औरंगजेब। औरंगजेब को जो उपाधि मिली थी वो थी आलमगिरी की और शाही दरवेश की। ताकि आलमगिरी का मतलब यह होता है कि जिंदा पीर, शाही दरवेश का मतलब होता है, दरवेश का मतलब है फकीर, मतलब फकीर शहंशाहों के कपड़ों में, मतलब क्योंकि इनका जो दिन भर जो काम होता है वो दीन की तबलीग करना, लोगों तक दीन पहुंचाना। इन्होंने काफी सारी मस्जिदों को आबाद किया, और इनका जो मेन जो काम था वो कुरान लिखना और जो स्कल कैप आता है जिसको हम टोपी कहते हैं वो बनाना। उसी से ही इनकी आमदनी चलती थी। बादशाह थे, लेकिन ये उस माल में से कुछ भी अपने लिए पर्सनल खर्चा नहीं करते थे। और इन्होंने काफी सारे अच्छे काम भी किए। इन्होंने मदिरा, जिसको शराब कहते हैं, उसको बैन किया, म्यूजिक को बैन किया, और इन्होंने जो तूलादान सिस्टम जो चलता था उसको खत्म किया, और इन्होंने जिजिया टैक्स को इंपोज किया। जिजिया टैक्स जो कि अकबर के टाइम पे इन्होंने कंटिन्यू रखा था, फिर जोधा के बाद शादी के बाद इन्होंने उसको बैन कर दिया था, फिर औरंगजेब आते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब जिजिया टैक्स इंपोज करते हैं, लगाते हैं। काफी सारे इतिहासकार आपको यह बताते हैं कि इन्होंने जिजिया टैक्स लगाया था, जो कि नॉन मुस्लिम को लगता है, लेकिन ये मुसलमानों से ज़कात भी लिया करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। और भी काफी सारे इनके एस्टैब्लिशमेंट्स है, जैसे कि इनकी बीवी थी दिलराज बानू, उनकी याद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनाया महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और मोती मस्जिद बनाया इन्होंने। और जो बीबी का मकबरा है वो हूबहू ताजमहल जैसा ही है, इसको ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब के बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स है, इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े। कहा जाता है कि औरंगजेब के दौर में सारे बड़े सगीर पे मुगल्स का जो है ना दबदबा था, और इनकी जंग अंग्रेजों से भी हुई थी। ब्रिटिशर्स ने ये कारनामा किया था कि इनसे जंग लड़ने का कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर एक पेंटिंग भी बड़ी शाया होती है कि अंग्रेज इनके पैर पर पड़े हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं उनकी माफी की, जिसको ये बाद में माफी करने की जो गलती करते हैं, इसके बाद वो फिर से इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं। और इन्होंने, औरंगजेब ने एक जो सजदा बेबोस करके था, जब कभी भी आप राजा से मिलते हैं तो आप उनके सामने सजदा करते हैं और उनके पैर चूमते हैं, इस रस्म को भी इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। बड़े अल्लाह वाली आदमी थे, अपना गुजर बसर कुरान पढ़ के, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं पहले मुगल हाफिज थे। काफी सारे इतिहासकार इनके बारे में गलत भी बताते थे, जैसा कि मंदिरों को तोड़ने का इनके ऊपर एलिगेशंस लगता। मंदिरों को तो इन्होंने काफी सारे बनाए भी थे, इन्होंने काफी सारे मस्जिदें इन्होंने बनाई थी।
और इसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं। इनका दौर चला है 1707 तक। उसके बाद 1857 तक एंड होता है मुगल्स का। उसके बाद कोई भी ऐसे बड़े मुगल्स पैदा नहीं होते, जैसा कि ये 6 जिसका हमने जिक्र किया था, वैसे कोई बादशाह नहीं बनते, क्योंकि उनके बाद आते हैं बहादुर शाह, मोहम्मद शाह आलम और फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर तक। कोई भी ऐसे राजा नहीं होते इनकी तरह करने के लिए, क्योंकि ये राजाएं पूरे सिर्फ शराबनोशी में, आवारागर्दी में, इसी में ही तबाह हो जाते हैं। इसी के बाद फिर अंग्रेजों की हुकूमत कंटिन्यू होती है, और जो अंग्रेजों ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था डिवाइड एंड रूल, उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपसी दुश्मनियां पैदा करते हैं। औरंगजेब को और मुगल्स को जो है ना मुस्लिम बताते हैं, और छत्रपति शिवाजी को हिंदू बताकर खुद राज करते हैं कई साल तक। उसके बाद जैसा कि आप सबको भी पता है किस तरह हमें आजादी वगैरह मिली थी। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुगल से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें, ये सारे मुगल्स के बारे में जो आज के टाइम पे एक अनफॉरगेटेबल हिस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि आगे अगर आप इस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।